ये क्या? डब्बे में 2 लड्डू रखे थे, दोनों ही खत्म हो गए। अभी थोड़ी देर पहले ही तो देखे थे मैंने। मीनल गुस्सा कर रही थी। उसका अभी लड्डू खाने का मन कर रहा था। रसोई से बाहर निकली तो देखा उसकी सास कमरे की लाइट जला रही थी। वो धीरे से कमरे में पहुंची और उनके हाथ में लड्डू देखकर उसके होश उड़ गए। वो तुरंत पुनीत को बुला कर लाई और पुनीत ने बिना सोचे अपनी माँ से कहा, माँ शर्म नहीं आती रसोई की चीज़ें चुरा कर खाने में। ये सुनते ही गायत्री जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उन्हें अपने कानों पर जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ। उनका अपना बेटा पुनीत उन्हें ये सब कह सकता है। गायत्री जी पीछे से उनकी 3 वर्षीय पोती रिया निकली। दादी एक और लड्डू खिलाओ, दादी कहानी सुनाओ। गायत्री जी अपने हाथों में लड्डू उसे खिला देती है और रिया मचलती हुई कमरे से बाहर चली गई। ये देखकर पुनीत और मीनल की आंखें झुक गई शर्म से। तुम दोनों ने आज मुझे चोर भी करार दे दिया। रिया ने खाना नहीं खाया था। मैंने तो सोचा कहानी सुना दूंगी, उसके साथ उसे लड्डू खिला दूंगी, बच्ची का पेट भर जाएगा। पर मुझे नहीं पता था कि मुझे ही चोर समझ लिया जाएगा। क्या बेटे के घर में माँ का कोई अधिकार नहीं होता? मैंने अपने हाथों से लड्डू बनाए तो मुझे ये उपाधि मिली है। मैं खुद अपने हाथों से बनाए हुए लड्डू चुरा कर खाऊंगी। तुम दोनों ने तो मुझे बिना हाथ उठाए गाल पर तमाचा ही मार दिया। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। और गायत्री जी ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। आज तक वो अपमान के घूंट पीती रही, पर आज चोर बताकर बेटे बहू ने उनका गुरूर तोड़ दिया, उनके आत्मसम्मान की धज्जियाँ उड़ा दी। उनसे ये सब सहन नहीं हो रहा था। वो पहले ही मीनल के सवालों से बहुत परेशान रहती थी, पर आज तो बेटे ने हद कर दी। वो बेटा जिसे पालने के लिए उन्होंने उम्र भर लगा दी, जिस बेटे को पालने के लिए उन्होंने अपनी खुशियों का ध्यान नहीं रखा, सारी उम्र अकेले बिता दी, आज वही बेटा उन्हें चोर कह रहा है। गायत्री जी और राजेश जी का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ था। शादी के कुछ महीने ही बीते थे, उन्हें पता चला कि वो गर्भवती है। ससुराल वालों ने उनका जरा भी ध्यान नहीं रखा। 9वां महीना लगा था कि एक दिन घर पर आए उनके एक पत्र ने उनका जीना दूभर कर दिया। पत्र पर लिखा था, जिस लड़की से तुम्हारी शादी हुई है वो मांगलिक है, तुमसे छिपाकर शादी की गई है। अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो गायत्री से रिश्ता खत्म कर दो। ये पत्र पढ़ते ही ससुराल में कोहराम मच गया। सास ससुर उन्हें ताने देने लगे और मायके पत्र भिजवा दिया कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएं, आपको तलाक के पेपर मिल जाएंगे और हम अपने बेटे की दूसरी शादी करवा रहे हैं। गायत्री जी पर मानो दुखों का पहाड़ आ पड़ा। वो पढ़ी लिखी तो नहीं थी। मायके में उन्होंने अपनी पहली संतान पुनीत को जन्म दिया। थोड़े समय अपने भाई भाभी से साथ रही, फिर उन्होंने भी उनसे आनाकानी करनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने एक कपड़े की फैक्ट्री में काम ढूंढा। फैक्ट्री में अच्छा काम करने के लिए उन्हें अच्छे पैसे भी मिलने लगे। पुनीत भी अब स्कूल जाने लगा और अब उनके मायके के पास में ही अलग से कमरा ले लिया। फैक्ट्री में काम करने के अलावा वो लड्डू बनाकर भी बेचा करती थी। अब पुनीत बड़ा हो रहा था तो खर्चे भी बढ़ रहे थे। पुनीत को भी लड्डू पसंद थे। गायत्री जब भी ऑर्डर पर बनाती थी तो पहला लड्डू वो अपने बेटे को ही खिलाती थी। इसी तरह पुनीत बड़ा हो गया और नौकरी करने लगा। अब उसने एक अलग घर ले लिया और वहीं अपनी माँ के साथ रहने लगा। माँ के आशीर्वाद से वो तरक्की कर रहा था। सालों से काम कर रही थी गायत्री जी भी थकने लगी थी और उन्होंने भी थोड़ा आराम करना शुरू कर दिया, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी अब पुनीत ने संभाल ली थी। एक दिन उन्होंने बेटे से कहा कि अब ये घर काटने को दौड़ता है, एक बहू तो ले आओ ताकि मैं परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। पुनीत ने अपने साथ काम करने वाली मीनल से शादी कर ली। दोनों की शादी अच्छी थी। दोनों ही सुबह नौकरी पर चले जाते थे और रात को आते थे। जब शनिवार और रविवार की छुट्टी होती थी तो मीनल को गायत्री जी का घर पर रहना अखरता था। उसे लगता था कि ये सास 24 घंटे घर में ही रहती है। हमें तो ज़रा सी भी आज़ादी नहीं मिलती। हमेशा यह एहसास रहता कि घर में इस वजह से वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं रह पाती। हाँ यार, मैं तो अपनी सास से दुखी हो गई हूँ। जोक की तरह घर में चिपकी है, कहीं जाने का नाम ही नहीं लेती।
हमें भी तो अपनी ज़िंदगी जीनी है। उनकी सहेली से उनकी बात होती थी। वो गायत्री जी को परेशान करने में लग गई। रोज़ किसी न किसी तरह से उन्हें दुख पहुंचाती ताकि वो घर छोड़ दे। गायत्री जी सब कुछ सहन करती क्योंकि अपने बेटे पुनीत के अलावा उनका दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन गायत्री जी रसोई में खाना बना रही थी तो मीनल रसोई में आई और कहने लगी, मम्मी जी रोटियों पर जरा घी सोच समझ कर लगाइए क्योंकि घी के भाव बढ़ रहे हैं। माना दोनों हम कमाते हैं पर फिर भी घर तो देख कर ही चलाना पड़ता है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं। गायत्री जी के हाथ रुक गए क्योंकि उन्होंने अब मुलायम रोटियां ही चबाई जाती थी, इसलिए वो घी ज़्यादा लगाती थी। दांत जो हिलने लगे थे। उस दिन के बाद मीलन अपने हिसाब से थोड़ा सा घी निकाल कर देती थी और बाकी का घी अलमारी में रख देती थी। उसकी हरकतों को कभी उन्होंने अपने बेटे को नहीं बताया कि घर में कोई कलेश ना हो जाए। बेटा तनाव मुक्त रहे। मीनल गर्भवती थी, इसलिए वो जिसमें खुश रहे वैसा ही करती थी। रविवार के दिन मीनल उठी और उसकी चाय पीने की इच्छा हुई तो उसने देखा कि उसकी सास दूध में पानी मिला रही है। ये देखकर वो तुरंत बोली, मम्मी आप दूध में पानी मिलाकर मुझे देती हैं? आपको पता है ना मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरे लिए दूध पीना ज़रूरी है, पानी नहीं। बहू कुछ भी बिना सोचे समझे बोले जाती हूँ। मैं दूध में पानी मिला रही हूँ क्योंकि ये दूध मुझे पीना है। तुम्हें जब से डेयरी से फुल क्रीम दूध मंगवाना शुरू किया है मुझे इतना गाढ़ा दूध नहीं पचता है। तुम्हारे लिए दूध अलग भिगोने में है। मीनल आगे से कुछ नहीं बोली। आज गायत्री जी को बहुत ही बुरा लगा पर वो चुप रही क्योंकि मीनल को तनाव नहीं देना चाहती थी। 9वें महीने में मीनल ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और घर में अब सभी उसकी देखभाल में व्यस्त हो गए। रिया के जन्म के बाद मीनल कुछ दिन छुट्टियों पर रही। बच्ची की देखभाल गायत्री जी बराबर करती थी और मीनल को पूरा आराम भी देती थी। उन्होंने मीनल के लिए डिलीवरी में खिलाने के लिए लड्डू भी बनाए थे पर मीनल ने उन्हें खाने से इनकार कर दिया। मैं पढ़ी लिखी हूँ, इन सब बातों को नहीं मानती। घी खाकर ताकत आती है। हेल्दी खाना ज़्यादा बेहतर है। इतना घी खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। और मीनल को अपने फिगर की चिंता रहती थी। उसने खाना भी कम कर दिया था और रिया को दूध पिलाना भी बंद कर दिया था। गायत्री जी ने बहुत समझाया कि बच्ची को दूध पिलाना ज़रूरी है पर वो नहीं मानती थी। पुनीत को इस बारे में सब कुछ पता लगना था क्योंकि मीनल रोज़ ऑफिस से आते ही शिकायत करती थी पर गायत्री जी अपनी बहू के लिए एक शब्द भी नहीं कहती थी। धीरे धीरे पुनीत को भी माँ की गलतियाँ नज़र आने लगी। वो भी उनसे उखड़ा सा रहने लगा और मीनल के कहे कहे चलने लगा। रिया अब स्कूल जाने लगी पर वो ज़्यादातर अपनी दादी के पास रहती थी। मीनल और पुनीत को नौकरी से समय मिलता था तो वो दोनों मोबाइल में व्यस्त हो जाते थे। अब रिया दादी से ही सब चीज़ें मांगने लगी थी। दादी मुझे भी लड्डू खाने हैं। टीवी पर देखकर रिया का मन में चल गया। गायत्री जी लड्डू बनाने में तो माहिर थी। उन्होंने जल्दी ही पोती के लिए लड्डू बना दिए। मीनल शाम को आई। उन्होंने उससे घी मांगा पर घी तो सुबह ही निकाल कर गई थी। हाँ बहू, वो सारा घी मैंने लड्डू बनाने में काम में ले लिया। रिया का बहुत मन था। इससे घी में 4-5 लड्डू तो बन ही गए हैं। आप लड्डू बना लिए और मुझसे पूछा तक नहीं। कम से कम एक बार फ़ोन करके पूछ लेती। मीनल की ये बात सुनकर गायत्री जी का चेहरा उतर गया। वो रात का खाना बनाकर अपने कमरे में आ गई। रिया भी उनके पास ही खेल रही थी। फिर उसने लड्डू खाने की इच्छा जताई तो वो बचे हुए लड्डू दोनों लेकर आ गई। वो रिया को लड्डू खिला ही रही थी और वो उनके पीछे पीछे छुप रही थी। इसे देखकर मीनल को लगा कि उसकी सास लड्डू चुरा कर खा रही है। उसने उसे गुस्से में पुनीत को बताया और पुनीत ने गायत्री जी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। अगले दिन उन्होंने अपना सामान पैक किया और उन्हें जाते देखकर पुनीत बोला, माँ कहाँ जा रही हो? बेटा तुम सबसे दूर जा रही हो क्योंकि अब इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगने के बाद मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। मेरा भी कुछ स्वाभिमान है। इज्जत से जीना चाहती हूँ। जिस बेटे को अपना पेट काट कर खिलाया, अपने खून से सींचा, उसी ने बिना सोचे समझे मुझको चोर कह दिया। क्या ये मेरा घर नहीं था? ये तो मैं लड्डू रिया को खिला रही थी। अगर मेरा मन भी करता और मैं लेकर खा लेती तो क्या मैं चोर हो गई?
अपने घर से कुछ लेकर बड़े बुजुर्ग अब नहीं खा सकते? वैसे भी जो कमाता है घर भी उसी का होता है। मीनल कमा रही है, तू कमा रहा है, और मैं तो घर पर रहती हूँ, पर फिर भी घर मेरा नहीं है। मैं सालों से घर संभाल रही हूँ, और मीनल तो अभी आई है। तूने उसकी बात पर विश्वास किया और अपनी माँ को ही झूठा साबित कर लिया। पहले मुझे मायके वालों ने निकाला, फिर पति ने छोड़ दिया। अब मेरा बेटा भी घर से निकालने की तैयारी कर रहा है, तो मैं उससे पहले ही कहीं चली जाती हूँ और जैसे तैसे अपना गुजारा कर लूँगी। मीनल तो चाहती थी हाँ चली जाओ, पर रहोगी कहाँ पर? मुफ्त में यहाँ खाना मिल रहा है, बाहर कोई भी नहीं खिलाएगा। बहू, इस भ्रम में मत रहना, सिर्फ पढ़ा लिखा आदमी ही नहीं कमाता, जिसके पास हुनर हो वो भी उस दुनिया में कमा कर खा सकता है। और गायत्री जी घर से चली गई। कुछ महीनों बाद पुनीत अखबार पढ़ता है तो माँ की फ़ोटो देखकर हैरान हो जाता है। माँ लड्डू बनाकर बेचती थी, आज उनके लड्डुओं की मांग इतनी बढ़ गई कि शहर और बाहर उनके हाथों के बनाए लड्डू प्रसिद्ध हो गए, और वो बहुत कमा भी रही थी। उन्होंने किस तरह संघर्ष किया और यहाँ तक पहुँची, उसकी कहानी भी लिखी थी। बेटे बहू का घर छोड़ने के बाद वे शहर में कई हलवाइयों की दुकान पर गई। सबके यहाँ काम करने वाले थे और मुझे रखने का खर्चा अलग से था, तो सबने मना कर दिया। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी सोने की चूड़ियाँ और कान की बालियाँ बेचकर एक कमरा किराए पर लिया। पैसे बचे, उनसे लड्डुओं का काम शुरू किया। कुछ ही महीनों में लड्डुओं के ऑर्डर आने लगे, अधिक आने लगे कि मैंने दुकान खोल ली और केवल महिलाओं को ही काम पर रखा, जो बेटे बहुओं के ताने सुन रही थी। जीने का हौसला बढ़ गया। आज मेरे द्वारा बनाए गए तरह तरह के लड्डू विदेश जाते हैं, अच्छी कमाई होती है। मेरे द्वारा कमाया गया धन मेरे मरने के बाद गरीब लाचार महिलाओं को दान में दिया जाएगा, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बेटा बहू नीचे लिखे पते पर गए। वहाँ 8-10 महिलाएं लगी हुई थी और गायत्री जी कुर्सी पर बैठी हिदायत दे रही थी। अपने बेटे बहू को लड्डू देते हुए बोली, खाओ, चोरी के नहीं है, मेरी मेहनत की कमाई के है। तुम मेरे धन के लालच में आए हो, पर तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। गायत्री, यहाँ पुनीत और मीनल चले गए। उनकी पोती भी उनके पास ही रह रही थी। अपनी पोती को वो लड्डू भेजती थी। अपनों के द्वारा लगाया गया चोरी का इल्ज़ाम किस तरह मन को तोड़ देता है। अगर बेटा ही माँ का अपमान करेगा तो बहू को ज़रा भी सम्मान नहीं करेगी। रिश्तों में प्यार और भरोसा होना ज़रूरी है, तभी परिवार एकजुट रहता है, वरना बिखरते देर नहीं लगती। तो दोस्तों, कहानी को सीख समझ कर पढ़ें, व्यर्थ में ना लें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर